हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट मेटलर्जी एंड मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के बारे में। तो यहाँ पर हमने अभी तक कॉपर की पूरी मेटलर्जी, कॉपर में जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो ख़त्म कर लिया। सिल्वर के इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के बारे में बात कर लिया। सिल्वर में AgNO3 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, ये ध्यान रखना है। उसके कुछ रिएक्शंस भी आपको याद करने हैं। जैसे AgNO3 को HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट आएगा, और HBr के साथ ट्रीट करेंगे तो AgBr का लाइट येलो, AgI के, और अगर HI के साथ ट्रीट करेंगे तो AgI का डार्क येलो प्रेसिपिटेट आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था Na3PO4 के साथ जाएंगे तो Ag3PO4 का येलो कलर का प्रेसिपिटेट, और अगर Na2S के साथ जाएंगे तो Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट, और K2CrO4 के साथ AgNO3 K2CrO4 के साथ सिल्वर क्रोमेट का ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देगा, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देगा। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हाइपो सॉल्यूशन के साथ फाइनली सोडियम अर्जेंटोथायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फाइनली सोडियम अर्जेंटोथायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है हाइपो सॉल्यूशन के साथ। हम लोग बात कर रहे थे उसके बाद जिंक के बारे में। तो जिंक के इंपॉर्टेंट जो ओर्स हैं वो ZnS, जिंक ब्लेंडी, ZnCO3 इज कॉल्ड कैलामाइन इन फॉर्म ऑफ ओर, और ZnCO3 का यूज जो है फेस पाउडर बनाने के लिए करते हैं। ZnO इज कॉल्ड जिंकाइट, ZN2SiO3 इज कॉल्ड विलेमाइट। उसके बाद जिंक की मेटलर्जी के बारे में मैंने आपसे बात किया। तो जिंक को पहले अगर हम जिंक सल्फाइड से स्टार्ट करते हैं, जिंक सल्फाइड से स्टार्ट करेंगे तो पहले फ्रोथ फ्लोटेशन करना पड़ेगा। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन के बाद फिर इसकी रोस्टिंग करना पड़ेगी। तो रोस्टिंग करने के बाद फिर हम आएंगे कार्बन रिडक्शन पर। यहाँ पर कार्बन रिडक्शन, और कार्बन रिडक्शन में जिंक ऑक्साइड को, जो कि रोस्टिंग से आया हुआ है, कार्बन पाउडर के साथ हीट करेंगे तो मिल जाएगा Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड देन प्योरीफाइड बाय डिस्टलेशन, प्योरीफाइड बाय डिस्टिलेशन। जिंक को हम डिस्टिलेशन से प्योरीफाई कर सकते हैं बिकॉज जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर द वोलाटाइल मेटल्स। ठीक है, तो यहां तक लगभग हमने बात कर लिया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि इस कार्बन रिडक्शन के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए बेल्जियन, सैलेसियन, केवल फर्नेसेस का डिफरेंस रहता है, और वर्टिकल रेटार्ट प्रोसेस यूज करते हैं। इनके नाम ध्यान रखना है कि ये जिंक के कार्बन रिडक्शन के लिए यूज होते हैं। बेल्जियन, सैलेसियन, वर्टिकल रेटार्ट प्रोसेस अप्लाई फॉर द कार्बन रिडक्शन ऑफ बेंजीन, ये कार्बन रिडक्शन ऑफ जिंक, जिंक के कार्बन रिडक्शन के लिए यूज होते हैं। ऑर्गेनिक कहाँ से याद आ रहा है, तो ये कार्बन रिडक्शन के लिए यूज होते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। रिएक्शन विथ एयर, एयर के साथ रिएक्शन, तो जिंक प्लस O2 इट गिव्स ZnO, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। जिंक ऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जिंक ऑक्साइड बाय नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। जिंक ऑक्साइड कैसा है, एम्फोटेरिक इन नेचर, उभय धर्मी प्रकृति का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, और ये दुनिया की सबसे सफेद वस्तु है ना। तो चाइनीज वाइट भी इसको कहते हैं, चाइनीज वाइट, चाइनीज वाइट, इसको हम यूनिवर्सल वाइट भी कहते हैं, यूनिवर्सल वाइट। तो चाइनीज वाइट, यूनिवर्सल वाइट। इसके बाद फिलोसोफर ऑफ वुल, फिलोसोफर ऑफ वुल भी कहते हैं इसको।
और इसका एक नाम और है पोम्फोलेक्स, पोम्फोलेक्स भी कहते हैं। तो ये सब किसके नाम है? जिंक ऑक्साइड के नाम है। तो ये सभी बातें आपको फिर से ध्यान रखना है। जिंक ऑक्साइड को, जिंक ऑक्साइड बाय नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक, इट इज कॉल्ड चाइनीज वाइट, यूनिवर्सल वाइट, फिलोसोफर ऑफ वुल और पोम्फोलेक्स। तो ये सब जिंक ऑक्साइड के अदर नेम्स है। इट इज द अदर नेम ऑफ जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अब इसकी और प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। तो अगर हम एसिड के साथ इसको ट्रीट करते हैं Zn प्लस HCl, तो यहाँ पे आपको जिंक क्लोराइड मिल जाएगा और H2 गैस मिल जाएगी। सेम एज जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, अगर इसको हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी ट्रीट करेंगे तो ZnSO4 बन जाएगा और H2 गैस मिल जाएगी, जबकि कॉपर प्योर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, और जिंक का E0 वैल्यू भी -0.76 होता है, इसलिए ये एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड पहले भी बताया है मैंने आपको, वंस रिवाइज। रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, पहली कंडीशन 8 to 10% नाइट्रिक एसिड, 8 to 10% नाइट्रिक एसिड, इट मीन्स very very dilute नाइट्रिक एसिड, very very dilute नाइट्रिक एसिड। तो बहुत बहुत डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड जब डालोगे तो जिंक नाइट्रेट के साथ अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा, जिंक नाइट्रेट के साथ साथ अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा। देखो जिंक नाइट्रेट वो आपसे कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि सबको पता है कि अगर नाइट्रिक एसिड डालोगे तो जिंक नाइट्रेट तो बनने ही वाला है, कॉपर के साथ नाइट्रिक एसिड डालोगे तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा, तो उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। केवल वो पूछेंगे कौन सी स्थिति में कौन सी गैस निकली या कौन सा कंपाउंड और बना, एक्स्ट्रा कंपाउंड क्या बना, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ रिएक्शन में एक्स्ट्रा कंपाउंड्स का भी अपना अलग इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, तो 4Zn प्लस 10HNO3, 4Zn प्लस 10HNO3 कंडीशन इज वेरी वेरी डाइल्यूटेड। तो 4 आपके पास जिंक है तो 4ZnNO3 होल ट्वाइस बन जाएगा। और मैंने आपसे कहा अब आपने कितने नाइट्रेट कवर कर लिए? 10 नाइट्रोजन आपने, उसमें से 8 आपने कवर कर लिया। यहाँ पे ये हो गया 2 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3, और आपके पास कुल NH4NO3 के बाद 4 हाइड्रोजन उधर चले गए, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे बचे हैं, तो 3 वाटर और आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, ये हो गया आपका पहला रिएक्शन। ठीक है, तो NH4NO3 और उसके साथ साथ 3 वाटर। कुल देख लीजिए ऑक्सीजन कितनी आपने यूटिलाइज की थी? 30, यहाँ पे आ गई 6 24, 24 और 3 27 और 3 30। ओके, तो दिस इज बैलेंस मोड ऑफ रिएक्शन। ओके, तो वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मतलब 50% से पहले तक, है ना, 50% से कम वाला। ठीक, तो जिंक प्लस 4HNO3, हियर जिंक प्लस 4HNO3, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड पर ये बनाएगा ZnNO3 होल ट्वाइस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देगा 2NO2 प्लस कितने हाइड्रोजन थे आपके पास? 4 वाटर था, 4 नाइट्रिक एसिड था, तो 2H2O इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस इज रिएक्शन ऑफ अच्छा, ये मैंने लिखा कॉन्सेंट्रेट वाला, सॉरी, ये बाय मिस्टेक कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हो गया, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड में निकलती है NO2 गैस, सॉरी। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का कंडीशन हो गया ये। डाइल्यूट की बात अब कर लेते हैं। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में क्या बनेगा? तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में अगेन रिएक्शन का मोड वही होगा, 4Zn प्लस 10HNO3, लेकिन अभी ये लगभग
50% तक है, तो 50% तक रहेगा। दिस इज द रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, NO2 गैस कब निकलेगी? कॉन्सेंट्रेट के कंडीशन पर। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में 4ZnNO3 होल ट्वाइस और साथ में N2O गैस निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस इन केस ऑफ डाइल्यूट, नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलेगी और 5 वाटर भी बनेगा। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। दिस इज कंडीशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। एक कंडीशन था वेरी वेरी डाइल्यूट 8% के आसपास, अब एक 50% के आसपास, तो दिस इज कंडीशन ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो वेरी वेरी डाइल्यूट पर अमोनियम नाइट्रेट, डाइल्यूट पर नाइट्रस ऑक्साइड और कॉन्सेंट्रेट पर बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, NO2 गैस बनेगा कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड पर। ओके, तो ध्यान रखेंगे तीनों स्टेप्स। ठीक, अब अगर मैं जिंक को NaOH के साथ ट्रीट कर देता हूं, मतलब एल्कली में भी NaOH और KOH, तो नाउ द कंपाउंड इज Na2ZNO2, सोडियम जिंकेट इज द कंपाउंड। क्या बन जाता है? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट इज द कंपाउंड। दिस टाइम क्या बन जाएगा? सोडियम जिंकेट बन जाएगा Na2ZNO2। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो कंपाउंड मिल जाएगा पोटाशियम जिंकेट। अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो कंपाउंड मिल जाएगा पोटाशियम जिंकेट। अगर H2S या सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा तो ZNS बना देगा, दिस टाइम इट फॉर्म ZNS। अगर जिंक को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ZnSO4 एंड नाउ डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस द सॉल्यूशन फ्रॉम कॉपर, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक रिएक्टिव है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और, दैट इज ZnO जिंक ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड का जो कंपोजिशन है इसको हम कहते हैं रेनमान ग्रीन, रेनमान ग्रीन। फॉर्मूला याद रखना है केवल, रेनमान ग्रीन पेंट्स बनाने के लिए यूज होता है, पेंट्स बनाने के लिए यूज होता है रेनमान ग्रीन, ग्रीन पिगमेंट बनाने के लिए यूज होगा। और ZnS प्लस BaSO4 इज कॉल्ड लिथोपॉन, इस कंपोजिशन को हम लिथोपॉन कहते हैं। और ये भी वाइट पेंट बनाने के लिए यूज होता है, वाइट पेंट बनाने के लिए यूज होता है लिथोपॉन। तो ZnS प्लस BaSO4 को लिथोपॉन कहते हैं और वाइट पेंट बनाने के लिए यूज होता है लिथोपॉन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जिंक से रिलेटेड थे, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक पर। तो अगला जो मेटलर्जी के अंदर अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आयरन। नेक्स्ट टॉपिक इज आयरन, और ये लास्ट टॉपिक है मेटल्स की मेटलर्जी का, आयरन, एटॉमिक नंबर 26। और एल्यूमिनियम के बाद सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट, एल्यूमिनियम के बाद सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, आयरन के बारे में बात करते हैं। और आयरन के बारे में देखो, आयरन इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है तो उसके बारे में थोड़ी बात कर लें। तो मयूरभंज ओडिशा, मयूरभंज ओडिशा, सिंहभूमि झारखंड, मयूरभंज ओडिशा, सिंहभूमि झारखंड, और मध्य प्रदेश एंड मैसूर कर्नाटका, मध्य प्रदेश के साथ साथ मैसूर में भी आयरन मिलता है। ठीक है, तो दिस इज द लोकेशन ऑफ आयरन इन इंडिया। तो आयरन इंडिया में कहाँ कहाँ मिलेगा? मैसूर में जो कि कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में, सिंहभूमि में, और इसके बाद मयूरभंज ओडिशा में भी आयरन की लोकेशन है। ठीक है, अब इसके ओर के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ आयरन? Fe2O3, Fe2O3 that is hematite,
हेमेटाइट। फॉर्मूले ध्यान रखने हैं सभी ओर्स के। Fe3O4 मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। Fe3O4 is called magnetite. FeCO3 siderite. FeCO3 siderite. FeCO3 is called siderite. FeS2 iron pyrite. FeS2 iron pyrite, iron pyrite। और CuFeS2 कॉपर एक्सेस, CuFeS2 कॉपर एक्सेस रहता है। CuFeS2 जब कॉपर एक्सेस में रहता है तो इसको हम कहते हैं कॉपर पायराइट, CuFeS2। यहां पे आयरन के केस में इसको बोलते हैं कैल्कोपायराइट, कैल्कोपायराइट। आयरन के केस में इसको बोलेंगे कैल्कोपायराइट। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ आयरन। ये आयरन के इंपॉर्टेंट ओर है, मतलब सल्फाइड भी है, कार्बोनेट भी है यहाँ पे, और साथ में ऑक्साइड्स भी हैं। ठीक है, तो सल्फाइड, कार्बोनेट और ऑक्साइड तीन डिफरेंट वैरायटी के ओर है। तो अगर हम Fe2O3 या Fe3O4 से स्टार्ट करें इसकी मेटलर्जी को अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो देखो और आ गया, मे बी Fe2O3 हो सकता है, Fe3O4 हो सकता है। इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ वॉल्फ्रामाइड भी आ सकता है स्टानाइट के साथ, FeS2 भी आ सकता है। तो डिफरेंट टाइप के ओर्स हैं। तो ग्राइंडिंग इज द कॉमन प्रोसेस। तो कॉन्सेंट्रेशन में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं आयरन में? अगर Fe2O3 है, Fe3O4 है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, ग्रेविटी सेपरेशन कर देंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या क्या यूज हो सकता है? ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉश। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला है तो मैग्नेटिक सेपरेशन भी यूज हो सकता है आयरन के अंदर। और इसके साथ साथ अगर सल्फाइड है तो फ्रॉथ फ्लोटेशन भी यूज हो सकता है। सल्फाइड है तो फ्रॉथ फ्लोटेशन भी यूज हो सकता है। इट मींस ऑल द थ्री प्रोसेस एक्सेप्ट केमिकल सेपरेशन, ये सभी यूज हो सकते हैं आयरन के कंसंट्रेशन में। अगर ऑक्साइड्स वाले हैं तो कार्बोनेट्स हैं तो सिंपल क्या होगा, ग्रेविटी सेपरेशन यूज हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वाले कॉम्बिनेशन है तो ग्रेविटी तो यूज हो जाएगा मैग्नेटिक। और अगर आयरन सल्फाइड से आप आगे जा रहे हो तो आपको फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज करना पड़ेगा। इट मींस ऑल द थ्री प्रोसेस कैन बी यूटिलाइज्ड। ओके, नाउ अब अगर आप कार्बोनेट ला रहे हो तो आप कैल्सिनेशन करोगे, और अगर आपके पास सल्फाइड था तो आप रोस्टिंग भी कर सकते हो। तो बोथ आर कॉमन इन आयरन, दोनों यूज हो सकती है, कैल्सिनेशन भी कर सकते हैं और रोस्टिंग भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ और वो और की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद फिर स्मेल्टिंग कॉमन, तो स्मेल्टिंग यहां पे फिर से कॉमन रहेगी। स्मेल्टिंग इज कैरिड आउट इन ब्लास्ट फर्नेस। तो स्मेल्टिंग जो है दोनों के लिए कॉमन रहेगी, ये ध्यान रखना है। एंड व्हाट हैपेंस इन स्मेल्टिंग? तो स्मेल्टिंग के अंदर देखो क्या होगा, आयरन की जो स्मेल्टिंग है उसमें जो रोस्टेड या कैल्सिनेटेड ओर आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, और प्लस कोक प्लस फ्लक्स को मिक्स करेंगे। दैट कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड चार्ज। यहाँ पे इसको हम चार्ज कहते हैं। तो दिस चार्ज इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस। इस चार्ज को हम क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं। एक बार ब्लास्ट फर्नेस के डायग्राम को जरूर देख लीजिएगा कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या अरेंजमेंट है, इसको एक बार जरूर देखना है। ठीक है, बुक में बना हुआ है डायग्राम, तो ब्लास्ट फर्नेस के डायग्राम को एक बार जरूर देख लेंगे, है ना। तो ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, स्टील का स्ट्रक्चर होता है। इट इज फर्नेस ऑफ स्टील एंड
इट इज इंटरनली लाइंड विथ फायर क्ले ब्रिक्स, अग्निसह ईंटों का अस्तर लगा होता है इनर साइड पर। फायर क्ले ब्रिक्स मतलब यही सिंपल ब्रिक्स, जो आपकी ब्रिक्स होती है सिंपल, जो मिट्टी की बनी हुई ब्रिक्स है, यही फायर क्ले ब्रिक्स है और अलग से कोई ब्रिक्स नहीं रहती है ना। तो फायर के क्ले ब्रिक्स तो स्टील का बना हुआ फर्नेस है जिसकी इंटरनल लाइनिंग फायर क्ले ब्रिक्स से होती है, और ये 25 से 60 मीटर, कभी कभी 100 मीटर भी ऊंची होती है, और 8 से 10 मीटर इसका डायामीटर होता है। 8 से 10 मीटर इसका डायामीटर होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी रहती है तो उसके बारे में इसमें ध्यान रखना है। अपर साइड पर इसमें कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है, अपर साइड पर इसमें कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है, जहां से हम चार्ज को इंट्रोड्यूस करते हैं। चार्ज को इंट्रोड्यूस करने के बाद, चार्ज को अंदर डालने के बाद वो बंद भी हो जाती है, ठीक है ना। और लोअर साइड पर जो है यहाँ पे आयरन को निकालने के लिए अरेंजमेंट होता है। उसके बाद अपर साइड से हॉट गैसेस को पास करने का भी अरेंजमेंट होता है। इसीलिए मैंने कहा कि एक बार इसके डायग्राम को अच्छे से देखना है, और फिर मोल्टन स्लैग को निकालने के लिए भी अरेंजमेंट रहता है। तो फर्नेस के डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लेंगे। अब देखें क्या रिएक्शन होता है जब इन तीनों चीज़ों को हम डालते हैं। तो सबसे पहले फर्नेस के अंदर कार्बन या कोक बर्न होगा लो टेम्परेचर पर, और ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइंस विथ सॉलिड कार्बन अगेन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द फर्नेस। ये फर्नेस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, इट इज act as reducing एजेंट, और ये आयरन ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगी। इट इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा। तो Fe2O3 है या Fe3O4 है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप उसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रखोगे तो नाउ द ऑक्साइड ओर इज रिड्यूस्ड इनटू मेटल, ऑक्साइड ओर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। द ऑक्साइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल। अगर Fe3O4 भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी कन्वर्ट होके मेटल में चला जाएगा। नाउ द और ऑक्साइड ऑफ ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल, और ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगी। और जितना भी यहाँ पे फ्लक्स मिलाया है हमने, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो स्लैग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे SiO2 या CaO में से कोई एक ना तो कोई इम्प्योरिटी होगी, इट इज कन्वर्टेड इनटू CaSiO3। तो देयर इज स्लैग फॉर्मेशन इन दिस जोन ऑल्सो। तो यहाँ पे इस फर्नेस के अंदर स्लैग फॉर्मेशन भी हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स व्हाट हैपन्स इन स्मेल्टिंग। तो पहले coke is burned at low temperature to form carbon dioxide gas. At high temperature that carbon dioxide gas is converted into carbon monoxide gas, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो आयरन ऑक्साइड के लिए अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है। इट रिड्यूसेस द आयरन ऑक्साइड इनटू मेटल एंड ऑल्सो देयर इज स्लैग फॉर्मेशन। तो यहां से फर्नेस के बाद जो आयरन आया है, फर्नेस के बाद जो आयरन आया, ये लगभग 95% तक प्योर हो जाएगा। तो ब्लास्ट फर्नेस में जो आयरन बना, ब्लास्ट फर्नेस प्रोड्यूस नियर अबाउट 95% ऑफ आयरन, 95% तक आयरन बन जाएगा ब्लास्ट फर्नेस से, अबाउट 95%। तो लगभग 92 टू 93 रहता है, लेकिन हम 95 भी इसको कह सकते हैं। चलिए मैं कंपोजिशन को बुक के अकॉर्डिंग कर देता हूँ, थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो लगभग 93% तक आयरन बन जाएगा,
और इसमें 5% अभी कार्बन बचा हुआ रहेगा, 5% कार्बन एंड 2% अदर इम्प्योरिटीज रहती है, दैट इज मैग्नीज फास्फोरस एंड सिलिका, मैग्नीज फास्फोरस एंड सिलिका। तो 2% अदर इम्प्योरिटीज रहेगी, मैग्नीज फास्फोरस एंड सिलिका। एंड नाउ दिस आयरन इज कॉल्ड पिग आयरन, इसको हम कहते हैं पिग आयरन, कच्चा लोहा, पिग आयरन। अब ये जो पिग आयरन मिला फर्नेस से, फिर इसको हम डिफरेंट फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो नाउ दिस पिग आयरन इज कन्वर्टेड इनटू इट्स डिफरेंट फॉर्मेट। तो 3 टाइप के कॉमर्शियल आयरन की वैरायटी होती है। इट इज बेस्ड ऑन इम्प्योरिटीज, जो कि इम्प्योरिटीज पर बेस्ड रहती है। तो 3 डिफरेंट टाइप का आयरन यहाँ से हम कन्वर्जन करेंगे, जो कि उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं उसके ऊपर बेस्ड रहेगा, दैट इज बेस्ड ऑन इम्प्योरिटीज। तो सीधे सीधे हम लोग अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ही बात करते हैं, वही हमारे लिए सबसे बेटर काम है। ठीक, तो देखो प्रॉपर्टीज, कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील। तो ये इस तरीके से कॉमर्शियली जो पिग आयरन है उसको हम 3 पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। 3 डिफरेंट चीजें, जैसा हमें यूज करना है उसके हिसाब से हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का परसेंटेज कास्ट आयरन के अंदर रहेगा 2.5 से 5% तक, जिसमें आयरन में कार्बन प्रेजेंट है वो है कास्ट आयरन। रॉट आयरन 0.12.25%, आप ऐसा सिंपली ध्यान रख लीजिए, 0.25% तक जिसमें कार्बन रहेगा वो है रॉट आयरन। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ये आयरन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, और हिंदी में इसको पिटवा लोहा कहते हैं। तो जो जितना ज्यादा पिटेगा वो उतना ज्यादा शुद्ध रहेगा, है ना। कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील, दैट स्टील इज कंटेनिंग 0.25 to 1.5% of carbon. Okay, so there is the composition of carbon in the 3 different format of iron. Cast iron 2.525, wrought iron 0.12.25, and the steel is containing 0.25 to 1.5% of carbon. अब बात कर लेते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट में देखो क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे 1300 to 1400 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेल्टिंग फॉर स्टील। तो देयर इज द मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अब मेल्टिंग पॉइंट के बाद हार्डनेस के बारे में बात करेंगे। हार्डनेस तो वेरी हार्ड, और सॉफ्ट, जितना कार्बन का परसेंटेज कम रहेगा उतनी सॉफ्टनेस ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो जो रॉट आयरन है वो सॉफ्ट आयरन है, और यहाँ पे मीडियम हार्डनेस, मध्यम कठोर होता है, ऐसा हिंदी में हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो देयर इज मीडियम हार्डनेस। और स्ट्रक्चर में बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका होगा क्रिस्टलाइन, फाइब्रस, मतलब जितने आप बनाओगे, जो हम लोग शीट वगैरह बनाते हैं
या रॉड्स बनाते हैं, ये सब किससे बनता है? फाइबरस से बनता है। दिस इज मेड अप ऑफ फाइबरस। और स्टील का तो सबको ही पता है कि स्टील से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो स्टील जो होता है वो ग्रेन्युलर होता है, ग्रेन्युलर। स्टील इज ग्रेन्युलर। तो स्टील कैसा है? ग्रेन्युलर है। स्टील इज ग्रेन्युलर। ओके, तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ आयरन। और उसके बाद मैग्नेटाइजेशन, एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फर्स्ट टू मतलब कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन cannot be permanently magnetized, 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 cannot be permanently magnetized। दोनों, न कास्ट आयरन न रॉट आयरन, इन दोनों को हम परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं, कास्ट और रॉट आयरन दोनों को। और स्टील इज परमानेंटली मैग्नेटाइज, ये जो है आपका परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा। दिस वन इज परमानेंटली मैग्नेटाइज। तो दिस वन इज परमानेंटली मैग्नेटाइज, परमानेंटली मैग्नेटाइज। तो स्टील जो है वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा। बाकी दोनों टाइप के आयरन को, कास्ट और रॉट आयरन को आप परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हो। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं आगे के प्रोसेस पर। तो आगे क्या प्रोसेस है? अब अगर स्टील बनाना है हमें, तो पहले हमें उसे रॉट आयरन तक लेके जाना पड़ेगा। मतलब पहले सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो हमारा पिग आयरन है उसको हम प्योरेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। पिग आयरन को क्या करेंगे? पहले प्योरेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, दैट इज रॉट आयरन। तो सबसे पहले हम उसको रॉट आयरन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। और रॉट आयरन में कन्वर्ट करने के बाद तब हम उसमें फिर से इंप्योरिटीज डालेंगे। जिस टाइप का स्टील हमें बनाना होगा उस टाइप की फिर से इंप्योरिटी डालेंगे एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द स्टील। ठीक, तो प्रिपरेशन ऑफ रॉट आयरन की बात करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ रॉट आयरन पर हम लोग बात करेंगे अब। तो अब आगे बात करते हैं हम लोग रॉट आयरन के बारे में। बात कर रहे थे कि हाउ टू प्रिपेयर द रॉट आयरन। तो सबसे पहले जो पिग आयरन है, अगर उसे हमें रॉट आयरन में ले जाना है या स्टील में ले जाना है, तो फर्स्ट टाइम हमें क्या काम करना पड़ेगा, जितनी भी उसमें इम्प्योरिटीज है वो सब रिमूव करके उसे हमें रॉट आयरन में लाना ही पड़ेगा। तो रॉट आयरन बनाने के लिए क्या करते हैं? पडलिंग प्रोसेस यूज करते हैं, जिसमें हम फर्नेस के अंदर आयरन ऑक्साइड या हेमेटाइट का लेयर यूज करते हैं। ठीक है, तो और जिससे क्या होगा, धीरे धीरे जो कार्बन का परसेंटेज था वो कम हो जाएगा। तो कैसे प्रिपरेशन या फॉर्मेशन ऑफ बात कर सकते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ रॉट आयरन, फॉर्मेशन ऑफ रॉट आयरन, हाउ टू प्रिपेयर रॉट आयरन, रॉट आयरन हम कैसे बना पाएंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इन रिवर्बरेटरी फर्नेस, रिवर्बरेटरी फर्नेस, in reverberatory furnace which is internally lined with Fe2O3, internally lined with Fe2O3। तो रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर हम क्या काम करेंगे? इंटरनली लाइनिंग कर देंगे Fe2O3 की। तो in reverberatory furnace which is internally lined with Fe2O3, pig iron is
heated by a puddling प्रोसेस। तो पिग आयरन को हम पडलिंग प्रोसेस मतलब बार बार वो फर्नेस की वॉल से टकराएगा और वापस आएगा, तो पडलिंग प्रोसेस से हम उसको हीट करते हैं जिससे सभी इम्प्योरिटीज निकल जाएगी और प्योर आयरन आपको मिल जाएगा। ठीक, तो देखो Fe2O3 जो फर्नेस की वॉल है, सॉरी Fe2O3 जो फर्नेस की वॉल पे है वो क्या काम करने वाला है। Fe2O3 कार्बन पाउडर को रिड्यूस करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा और थोड़ा बहुत आयरन भी बन जाएगा। फर्नेस की वॉल का थोड़ा बहुत हेमेटाइट किसके साथ आ जाएगा, कार्बन के साथ रिएक्ट करके वो आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद SI फर्नेस की वॉल से जब टकराएगा, द फर्नेस वॉल इज मेड अप ऑफ Fe2O3, तो ये बन जाएगा SiO2 और फिर से आपको थोड़ा आयरन और मिल जाएगा। देन सम मोर आयरन इज देयर, थोड़ा आयरन और मिल जाएगा। इसके बाद Mn strike with the wall of furnace, Mn strike with the wall of furnace to give MnO मैग्नीज ऑक्साइड और साथ में थोड़ा आयरन और आ गया। MnO is combined with SiO2, MnO SiO2 के साथ मिलकर के MnSiO3 का स्लैग फॉर्म करेगा। तो देयर इज रिमूवल ऑफ मैग्नीज एंड सिलिका। यहाँ से देखो कार्बन वाली जो इम्प्योरिटी थी उसको मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव कर दिया, कार्बन वाली इम्प्योरिटी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो गई। सिलिका और मैग्नीज ने मिलकर के एक स्लैग बनाया MnSiO3 का, तो सिलिका और मैग्नीज यहां से रिमूव हो गए। अब बची आपके पास अगली इम्प्योरिटी फास्फोरस की। तो फास्फोरस जब फर्नेस वॉल को स्ट्राइक करेगा, फर्नेस की वॉल को स्ट्राइक करेगा तो ये बनाएगा FePO4, FePO4 बनाता है, P2O5 बनाएगा और Fe बनाएगा पहले। तो पहले Fe के साथ साथ बनाएगा P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनाएगा और साथ में आयरन बनाएगा। फिर P2O5 जो फास्फोरस के ऑक्सीडेशन से बना था, this is combined with Fe2O3, again it means the wall of the furnace, and now it gives FePO4 iron phosphate slag बन जाएगा। तो it gives iron phosphate as a slag, iron phosphate slag बन जाएगा। तो हर बार जब भी आपको आयरन प्योर करना होगा, रॉट आयरन या स्टील बनाना होगा, तो उसमें ये केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। रॉट आयरन या स्टील बनाने के लिए ये केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब अगर रॉट आयरन तो मिल गया, अब स्टील बनाना है, तो जैसे क्रोमियम स्टील बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, क्रोमियम मेटल मिला देंगे। निकल स्टील मिलाना है तो निकल मिला देंगे। स्टेनलेस स्टील मिल बनाना है तो उसमें फिर क्रोमियम के साथ निकल मिलाएंगे। तो डिफरेंट वैरायटी का स्टील हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इस मेथड से। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कन्वर्टेड इनटू रॉट आयरन। पहले हमें इसे रॉट आयरन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए देखो कॉमन जो प्रोसेस हैं वो कौन कौन से हैं। LD प्रोसेस है कॉमन। इसके बाद ओपन हर्थ प्रोसेस भी है, ओपन हर्थ प्रोसेस। केवल नाम बता रहा हूं मैं आपको कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी मेथड यूज हो सकती है। तो ओपन हर्थ प्रोसेस, जिसको साइमंस मार्टिन प्रोसेस भी कहते हैं, साइमंस मार्टिन प्रोसेस भी कहते हैं। Siemens Martin process or open hearth process, Siemens Martin process और ओपन हर्थ प्रोसेस। इसके बाद LD प्रोसेस भी
स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक प्रोसेस भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक प्रोसेस भी यूज़ होता है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में। और स्टील बनाने के लिए जो आपने रॉट आयरन बनाया है उसमें Fe प्लस Mn प्लस C का एक मिक्सचर यूज करते हैं। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड स्पीगल। इस मिक्सचर को हम कहते हैं स्पीगल। Fe प्लस Mn प्लस C, Fe प्लस Mn प्लस C। स्पीगल का कॉम्बिनेशन डाल करके फिर हम रॉट आयरन को क्या करेंगे, स्टील में कन्वर्ट कर लेंगे, या इन तीनों मेथड से हम पहले रॉट आयरन बना लेंगे, रॉट आयरन बनाने के बाद फिर उसमें हम स्पीगल डाल देंगे, और भी डिफरेंट चीज़ें मिलाते हैं। मैंने आपसे कहा कि वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का स्टील बनाना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के कुछ पॉइंट्स पर। तो आगे के कुछ पॉइंट्स जो कि स्टील से रिलेटेड हैं उसके बारे में बात करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, फिर उसके बाद एलॉयज की बात करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा किसमें क्या मिलाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, स्टील का अलग अलग टाइप का जो कलर है या जो उसकी क्वालिटी है वो कैसे बदली जाती है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है उसके ट्रीटमेंट का। ठीक है, तो देयर इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, और इसके कौन कौन से फिनोमेना हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला अनिलिंग, तापानुशीलन कहते हैं इसको, तापानुशीलन। तो फर्स्ट फिनोमेना इज एनिलिंग। अब एनिलिंग में देखो क्या काम करते हैं, रेड ब्राइट स्टील को धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं। रेड ब्राइट स्टील, रेड ब्राइट स्टील cooling very slowly, cooling very slowly. Red bright steel is cooling very slowly. This makes the steel this makes the steel this makes the steel soft and fibrous, soft and fibrous. This makes the steel soft and fibrous. तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि सॉफ्ट और फाइबरस स्टील अगर हमें बनाना है तो हम कौन सा ट्रीटमेंट यूज करेंगे, अनिलिंग। और अनिलिंग में हमने क्या काम किया, पहले रेड ब्राइट उसको हीट किया, फिर अपने आप धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं, तो सॉफ्ट और फाइबरस स्टील में वो कन्वर्ट हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एनिलिंग, जिसको हिंदी में तापानुशीलन कहते हैं। नेक्स्ट, एनिलिंग के बाद बात करते हैं केस हार्डनिंग के बारे में। केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग मतलब पृष्ठ कठोरीकरण। केस हार्डनिंग को हिंदी में कहते हैं सरफेस का हार्ड होना, बहुत ज़्यादा हार्ड होना, केस हार्डनिंग। द प्रोसेस क्या करते हैं इसमें, हार्ड स्टील बनाने के लिए हार्डनेस कैसे देंगे उसको, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो कैसे सरफेस हार्ड होगी, द स्टील इज अलाउड टू कूल इन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कार्बन पाउडर के साथ रख देंगे तो धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और पूरी सरफेस कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। रेड हीट स्टील
is allowed to cool, is allowed to cool, allow to cool in atmosphere of कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन के एटमॉस्फेयर में कुल आप ऐसा मान लो, जब उसको हम धीरे धीरे ठंडा होने देंगे तो सरफेस बिकम्स वेरी हार्ड, देन सरफेस बिकम्स वेरी हार्ड, बिकम्स वेरी हार्ड। जो सरफेस है वो बहुत कठोर हो जाएगी और इसको हम क्या कहते हैं, केस हार्डनिंग। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड केस हार्डनिंग। ओके, तो दिस इज केस हार्डनिंग। तो कार्बन के एटमॉस्फेयर में ठंडा करेंगे तो केस हार्डनिंग, अपने आप ठंडा होने देंगे तो एनिलिंग, एनिलिंग के बाद हो गया केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग के बाद क्वेंचिंग, क्वेंचिंग। अब क्वेंचिंग का फिनोमेना क्या है, तो क्वेंचिंग में देखो क्या करते हैं, पहले तो रेड ब्राइट हीट करेंगे एंड देन सडनली प्लंज्ड इनटू वाटर और ऑयल। तो सडनली उसको क्या करेंगे, ऑयल या तेल में डाल देंगे, मतलब इमीडिएट ठंडा कर देंगे पूरी तरह से, तो भी वो बहुत हार्ड हो जाएगा और इसकी इलास्टिसिटी बहुत कम हो जाती है। तो दिस इज द क्वेंचिंग। तो क्वेंचिंग में क्या करते हैं, रेड ब्राइट स्टील, रेड ब्राइट स्टील, रेड ब्राइट स्टील is suddenly plunged in cold water or oil, suddenly plunged into cold water or oil, ठंडे पानी या तेल में उसको डाल देंगे। ठीक, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल हो जाएगा ये, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल, very low elasticity, very low elasticity, very low elasticity। तो this is called quenching। इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्वेंचिंग। अब क्वेंचिंग के बाद हम बात करते हैं अगले फिनोमेना पर, और दैट इज नाइट्राइडिंग। That phenomena is nitriding, nitriding। तो पहले तो रेड हॉट, और रेड हॉट के बाद फिर नाइट्राइड्स के एटमॉस्फेयर में इसको हम ठंडा करेंगे, नाइट्राइड के एटमॉस्फेयर में ठंडा करेंगे तो अपर सरफेस पर नाइट्राइड की लेयर जमा हो जाएगी। तो नाइट्राइड की लेयर जमा हो जाएगी, ठीक है, लेयर ऑफ नाइट्राइड, लेयर ऑफ ड्राई अमोनिया इज अबाउट डिपॉजिटेड और हार्ड कोटिंग नाइट्राइड स्टील बन जाएगा। ठीक है, तो रेड हॉट स्टील, रेड हॉट स्टील is allowed to cool, allow to cool in atmosphere of ammonia। तो this is nitriding। okay, nitriding के बाद टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या है, रेड हॉट स्टील cooled at different temperature zone, different temperature zone, different temperature zone, अलग अलग टेम्परेचर पर रखे रहेंगे बहुत देर तक, अलग अलग टेम्परेचर पर
बहुत देर तक रखा रहने देंगे, इसको कहते हैं टेम्परिंग। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टेम्परिंग। अब देखो 200 से 230 पर अगर रखते हैं बहुत लंबे समय तक रेड हॉट करने के बाद, फिर जब ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे तो उसको 200 से 230 डिग्री के चैम्बर पे रख देंगे, तो आपको मिलेगा येलोइश कलर का स्टील। येलोइश कलर का, जैसे ब्लेड्स वगैरह आपने देखी होगी तो वो येलोइश कलर प्रोड्यूस करता है। 225 से 270, 225 से 270 पर जो स्टील आप देखेंगे वो आपको दिखेगा ब्राउनिश कलर का, ब्राउन स्टील दिखेगा, उस समय कलर चेंज हो रहा है। और अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ठंडा करेंगे तो वो ब्लूइश कलर का दिखेगा, ब्लू दिखाई देगा। जैसे आपने एक्स देखा होगा कुल्हाड़ी, तो वो ब्लूइश अपीयरेंस आता है उसका। तो दिस इज अबाउट कूल्ड एट 300 डिग्री, मतलब रेड हॉट करने के बाद जब ठंडा होने देंगे तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड का उसको टेम्परेचर देंगे, बहुत देर तक उसको 300 डिग्री टेम्परेचर वाले जोन में रखेंगे। तो ये हुआ आयरन स्टील का ट्रीटमेंट। अब स्टील की अलॉयज और आगे का हिस्सा अगले लेक्चर में उस पर हम लोग बात करेंगे।